जय हिंद साथियों, मैं आप सभी को आज एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। अगर ये कहानी अगर आप सभी को अच्छी लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिएगा। ये कहानी हम सभी भाइयों की है। हमारे शुरू से अभी तक की जो हमारे साथ घटना हुआ है वो तमाम घटना इस कहानी में है। साथियों, मैं आप सभी को बता दूँ, एक किसान और मजदूर का लड़का अपने घर से अपने परिवार का स्थिति को अच्छा करने के लिए अपने घर परिवार से दूर होकर तैयारी करने जाता है। और उसके पिता, उस लड़के के पिता, उस लड़के की माता मेहनत करके एक एक पैसा जोड़ के उस बच्चे को देती है कि तुम जाओ और अपनी पढ़ाई करो और किसी अच्छे जॉब की तैयारी करो। तो साथियों, ये कहानी बहुत ही दिल दहला देने वाली है। आप सभी लास्ट तक बने रहिए। किसान का बच्चा जब एक सपना लेके शहर में जाता है कि हमें नौकरी लेनी है, उसे कुछ नहीं पता होता है कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, किस तरह से हमें पढ़ाई करनी है, किस तरह से हमें तैयारी करनी है, कुछ पता नहीं होता है। फिर भी वो एक उम्मीद लेके निकलता है अपने घर से, अपने माँ बाप का आशीर्वाद लेके घर से निकलता है और शहर में जाता है। शहर में जाने के बाद साथियों, शहर नया होता है। शहर का वातावरण नई नई वातावरण में जाके अपनी तैयारी शुरू करने के लिए कोचिंग में किसी एकेडमी में ज्वाइन करता है। और साथियों, आप सभी को पता होगा कि एक गरीब किसान वर्ग के लिए अपने बच्चे को शहर में पढ़ाना कितना मुश्किल है। वो बाप जो दिन रात मेहनत करके खेती करता है, मजदूरी करता है, मजदूरी करके जो पैसा आता है उसमें से 50% पैसा अपने बच्चे की पढ़ाई में खर्च कर देता है और 50% से अपना घर परिवार चलाता है। उसी में उनकी बेटी लड़की का शादी और पर्व त्योहार सब कुछ उसी पैसे में किसी भी तरह एडजस्ट करता है। साथियों, जब वो लड़का नई नई तैयारी करने जब कोचिंग जाता है और जब तैयारी करना शुरू करता है, उसे कुछ नहीं समझ में आता है कि हम क्या कैसे करें। इसके लिए अपने सीनियर के पास जाता है कि भैया आप मेरे को बताओ क्या करूं, कैसे करूं जिससे मेरा जॉब सबसे पहले लग जाए, जल्दी लग जाए, मैं अपनी माँ बाप का जो स्थिति है अभी उसको जल्द से जल्द सुधार सकूं। तो सब कोई लगभग लोग लगभग सीनियर लोग यही सलाह देते हैं कि भाई अगर जल्दी से जल्दी अपने मेहनत की बदौलत अगर कोई जॉब लेना है तो वो सेना में जाओ। अपने काबिलियत के बदौलत जल्दी आपकी भर्ती उसमें हो जाएगी। तो वो लड़का आता है और सेना के बारे में पता करना शुरू कर देता है कि कैसे क्या करे। ग्राउंड जाता है, ग्राउंड में जो सीनियर लड़के दौड़ते हैं उनसे पता करते हैं कि भैया कैसे क्या करना है। तो ये तमाम चीज़ होती है, उन्हें बताया जाता है कि 1600 मीटर दौड़ना है, ऐसे करना है, ये करना है, इन सब चीज़ों के बारे में बताई जाती है। तो वो लड़के अपना संजोना शुरू कर देता है कि हम अगर भर्ती हो जाएंगे जल्दी तो ये वो भी। जब धीरे धीरे तो उनके मन में ये बात आना शुरू हो जाता है कि हम इसको जी जान से मेहनत के साथ तैयारी करूँगा और तैयारी के बाद में अपने माँ बाप का सपना पूरा। और वो लड़का दिलो जान से शुरू कर देता है तैयारी, फील्ड में जाना, ग्राउंड में जाना शुरू कर देता है, पढ़ाई शुरू कर देता है, लगन से लगातार मेहनत करना शुरू कर देता है। वो लड़का हम ही है, अपने ही बारे में बता रहे हैं साथियों। और जब मेहनत करना शुरू कर देता है तो उसके बाद में बहुत सारे कठिनाई उन सभी साथियों के सामने आता है। और कठिनाई की वजह से साथियों कभी उनके घर में पैसों की प्रॉब्लम आती है, कभी किसी प्रकार का प्रॉब्लम, फिर भी उन सबसे लड़के वो युवा लगातार दौड़ना शुरू कर देता है। और जब वो किसी भी चीज़ की, अब आप किसी भी भर्ती की अगर आप तैयारी करोगे तो उसके बारे में आपके दिमाग में 24 घंटा चलने लगेगा। और चलते 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 वो दिल लगा बैठता है सेना की वर्दी से। और सेना से वैसे ही पूरा देश प्यार करता है, सभी को सेना की वर्दी से प्यार है। और साथियों, क्लास में भी जाता है तो वहीं टीचर लोग भी कि ऐसे करोगे तो इतना जल्दी हो जाएगा, इस टाइप का उन्हें बताया जाता है। और वर्दी के बारे में, सेना के डिसिप्लिन के बारे में उन्हें बताया जाता है तो और ज़्यादा इच्छुक हो जाते हैं लड़के कि हम कितना जल्दी इसको पालें, इस वर्दी को। और इस उम्मीद में लड़के दिन रात अपना मेहनत शुरू कर देते हैं और भर्ती का इंतजार शुरू कर देते हैं। भर्ती का लगातार इंतजार करने के बाद वो समय आता है भर्ती का, और वो युवा जाके भर्ती के लिए फॉर्म भी भरते हैं। उसका जो भी प्रोसेस होता है वो प्रोसेस अपना करके और जुनून के साथ मेहनत करना शुरू कर देते हैं। माँ बाप को भी पता चलता है कि बेटा अब मेरा फॉर्म भर दिया है और 2 से 3 महीने में भर्ती हो। और वो लड़का
और भी दिल जान से शुरू कर देता है अपना मेहनत करना। 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे सुबह में, जिस समय लोग गहरी नींद में सोते हैं, उस समय अपने दिल और दिमाग में एक ही जुनून लेके निकलता है कि हमें फौज में भर्ती होना है, हमें सेना में भर्ती होना है, सेना में भर्ती होकर देश का सेवा करना है, अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करना है, अपने परिवार की स्थिति को अपनी काबिलियत के बदौलत अच्छा करना है, सुधारना है। ये मतलब दिमाग में और दिल में बिठा के वो लड़का सपना बिठा के बना के निकलता है। और ना तो गर्मी, ना ठंडी, ना बरसात, कोई भी मौसम, मतलब किसी भी मौसम में मतलब अपने आप को ये नहीं मतलब दिमाग में रखता है कि अगर इस मौसम में हम रुकेंगे तो ये हो जाएगा। मतलब हर मौसम का सामना करते हुए वो लड़का ग्राउंड जाता है, दौड़ता है, कभी पैर में दर्द, कभी पीठ में, कभी पेट में, कभी बुखार, हर तरह के बीमारियों का, हर तरह के दुख दर्द का सामना करके लगातार अपना एक ही लक्ष्य की ओर ध्यान देता है कि हमें 1600 मीटर किसी भी तरह निकालना है। और साथियों, जब 1600 मीटर की आप तैयारी जो भी साथी किए होंगे उनको पता होगा कि कितना 1600 मीटर तकलीफ होता है इस 1600 मीटर दौड़ की तैयारी करने में। कभी सीन पेन का डर सताएगा, कभी आपको मतलब लगेगा कि हम अपने बैच वालों से पीछे ना रह जाए, कभी टाइमिंग का डर सताएगा। मतलब इतना सब कुछ होने के बाद भी अपने आप को मजबूत करके लड़का जुनून के साथ दौड़ लगाता है। दौड़ लगाने के बाद में समझिए कि आना मतलब अपने हॉस्टल हो या जहाँ भी लिया हो जगह पे जाना, खाना बनाना, फिर खाना, फिर अपने कोचिंग संस्था में जाके पढ़ाई करना, और इन तमाम मतलब रूटीन का पालन कर मेहनत। साथियों, भर्ती जब आती है तो भर्ती के दिन वो मतलब दिमाग में और दिल में बैठा रहता है। मतलब वो वही लड़का बता सकता है जो भर्ती में जाता है कितना ज्यादा मतलब एक्साइटमेंट इतना ज्यादा रहता है कि क्या ही बताऊँ आप सभी को, वो भर्ती वाले लड़के ही बता सकते हैं। तो वो उस एक्साइटमेंट के साथ वो लड़के जाते हैं अपने यारों गेट पे, मतलब अपने भर्ती सेंटर पे, यारों हो या जिस भी सेंटर में उनकी भर्ती होती है वहाँ पे जाते हैं। और 2 बजे आप सभी को पता होगा, 2 बजे से 2:30 बजे करीब में रिपोर्टिंग करना होता है सेना के दौर में। और उस समय ठंडी के मौसम में एकदम मतलब समझिए कि 2 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री सेल्सियस जिस समय रहता है ठंडा के मौसम में, उस समय रिपोर्टिंग करता है 2-2:30 बजे। और 2-2:30 बजे रिपोर्टिंग करने के बाद ना तो फ्रेश होने की सही से व्यवस्था वहाँ होती है। मतलब हर कठिनाइयों का सामना मैं बता नहीं पा रहा हूँ, बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करने के बाद में वो युवा फाइनली पहुंचता है 4 चक्कर लगाने के लिए अपने ग्राउंड पे। जब ग्राउंड पे जाता है तो हाथ पैर सब कांपने लगता है कि पता नहीं मेरा भर्ती निकलेगा, दौड़ निकलेगा या नहीं निकलेगा। क्यों कांपने लगता है? कारण यह है कि पूरे साल का, पूरे मतलब दिन का मेहनत का फल उस दिन मिलने वाला होता है। और उन सभी साथियों के दिमाग में एक ही चीज चलता है कि मैं अपने माँ बाप को क्या जवाब दूंगा अगर यहाँ से मैं भर्ती से छट के जाता हूँ। तो ये सब चीज दिमाग में पूरे साल का मेहनत चलने लगता है। फिर भी अपने आप को युवा मजबूत करके 4 चक्कर के लिए तैयार होता है। जब 4 चक्कर का जब पहला चक्कर स्टार्ट होने वाला होता है उस समय मतलब जो सीओ साहब होते हैं वो उल्टा भी दौड़ा देते हैं, सीधा भी दौड़ा देते हैं। तो लड़के ये सुनने के मतलब अपने आप को कॉन्स्टेंट करके रहते हैं कि किस साइड हमें दौड़ाया जाएगा। कभी उल्टा दौड़ा दिया जाता है, कभी सीधा। तो जब भी दौड़ की घंटी बजती है एकदम गोली की स्पीड में साथियों, 400 की बैच जब चलती है तो पूरा धरती दलकने लगता है। उस बैच में 400 बैच में से मात्र 20 लड़के का सिलेक्शन होता है। वो 20 लड़के मतलब सिलेक्शन होने के बाद में लगता है कि शरीर में कोई जान ही नहीं है, इतना ज्यादा मेहनत होता है। जब चौथा चक्कर जब स्टार्ट होता है तो चौथा चक्कर में हवा पे जिसके मतलब कुवत में दम होती है वही लड़का 400 मतलब चौथा राउंड क्लियर करता है, भर्ती को क्लियर करता है। लगता है कि सांस अटक गया। तब जाके जब भर्ती क्लियर होता है, भर्ती दौड़ क्लियर होता है, दौड़ क्लियर होने के बाद ठीक अगले दिन उनका मेडिकल होता है। और मेडिकल एक फौजी के लाइफ का, एक मतलब सेना जो भी बनता है उनके लाइफ का सबसे मतलब गंदा दिन समझ लीजिए। इतना ज्यादा ठंडा के मौसम पूरा मतलब इस तरह से जो मैं आप सभी को बता नहीं पा रहा हूँ। मतलब इतना ज्यादा परेशानियों का सामना करने के बाद में मेडिकल का दिन क्लियर होता है। और मेडिकल का क्लियर होने के बाद इंट्रेंस आता है, इंट्रेंस सीई जिसे बोला जाता है, कॉमन इंट्रेंस एग्जाम। और साथियों इसमें कुछ हमें और भी बोलना रह गया है। जिन साथियों का सिलेक्शन नहीं होता है उन साथियों का भी पार्ट अभी आप सभी को बताने वाला हूँ। जिनका सिलेक्शन हो जाता है उनका मतलब सीई एग्जाम देना पड़ता है। और जिनका सिलेक्शन नहीं होता है वो भी तो मजदूर किसान के बेटे होते हैं, वो भी साथी अपना रोते मतलब अपने आप को कमजोर महसूस करते हुए वहां से आता है घर पे।
माँ बाप को बताता है, फिर माँ बाप पूरे मजबूती के साथ उनका साथ देते हैं कि बेटा कोई नहीं, अगली बार तैयारी करो, अगली बार हो जाएगी। फिर अगली बार वैसे ही पूरे जोश जुनून के साथ तैयारी करता है, अगली बार दौड़ निकल जाता है, और अगली बार दौड़ निकलने के बाद में मेडिकल में रह जाता है। फिर मेडिकल में रहने के बाद सेम वही प्रोसेस माँ बाप इधर उधर से करके पैसे देते हैं कि फिर से तैयारी करो। फिर वही लगातार 4-5 बार प्रोसेस, कभी मेडिकल, कभी रनिंग, कभी एंट्रेंस एग्जाम से छट जाता है। लगातार 4-5 बार छटने के बाद में आखिरी बार में लास्ट जब एज बचती है, उम्र बचती है, तब उसके बाद में ये तीनों क्लियर हो जाता है। मेहनत और लगन से युवा ये तीनों एंट्रेंस एग्जाम भी क्लियर जब कर लेता है, जब ज्वाइनिंग बच जाता है, उस समय सरकार एक योजना लाती है। उस योजना का नाम है अग्निवीर योजना। साथियों, तमाम प्रक्रिया क्लियर होने के बाद लड़के अपने आप को फौजी मान लिए थे। मैं इसमें मतलब आप सभी को थोड़ा सा और डीपली समझा दे रहा हूँ। ये कहानी 2019 से लेकर 2022 के बीच के युवाओं की। इस बीच में 64 लाख अभ्यर्थियों ने सेना में भर्ती देखा, जिसमें लगभग 1.5 लाख अभ्यर्थी पूर्ण रूप से चयन थे। उन्हीं 1.5 लाख अभ्यर्थियों के बारे में आप सभी को बताया जा रहा है, जो गरीब परिवार से, नॉर्मल किसान परिवार से वो लड़के सारे थे जिनका सिलेक्शन हुआ था। आप सभी को पता ही है कि सेना में किस वर्ग के लोग जाते हैं। तो वो तमाम प्रक्रिया ये 1.5 लाख युवा कर लिए थे। इन्हें ज्वाइनिंग पे जाना बाकी था। इन्हें लगभग 2 साल तक 2019 से 21 के बीच में हुआ भर्ती, और इन्हें 2 साल तक सरकार बार बार आश्वासन देती रही कि अगले महीने में ज्वाइनिंग होगी, अगले महीने में ज्वाइनिंग होगी। नोटिफिकेशन हर महीने आती रही। इसमें एयरफोर्स वाले साथी थे, 2019 में इनका सिलेक्शन हुआ था, हमारे ही साथ के साथ। इनका भी टोटल प्रक्रिया क्लियर था, उन्हें भी ज्वाइनिंग पे जाना बाकी था। उनका भी ज्वाइनिंग हमारे ही साथ पोस्टपोन किया गया, और 2 साल तक लगातार कभी कोरोना का बहाना, कभी प्रशासनिक कारणों का बहाना सरकार के द्वारा मतलब मिलता रहा, और बोला गया कि अब होगी, अब होगी। इस बीच मतलब कोरोना थोड़ा सा ज्यादा था, और उसी कोरोना में राजनाथ सिंह जी, माननीय रक्षा मंत्री जी, वो मतलब चुनावी रैली कर रहे थे बहुत से जगह, यूपी में, कोलकाता में, और भी बहुत से जगह चुनाव चल रहे थे। उस समय इन लोगों का चुनाव प्रचार चल रहा था, और भी कई सारी भर्तियां चल रही थी, लेकिन हमारी भर्तियों को उस समय पोस्टपोन मतलब किया जा रहा था लगातार। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हम सारी प्रक्रिया पास करने के बावजूद भी सरकार हमें ज्वाइनिंग नहीं दे रही थी, और ठीक 2 साल बाद एकाएक आता है अग्निवीर योजना, सरकार के द्वारा लॉन्च किया जाता है 14 जून 2022 को। और जब ये योजना लॉन्च होती है तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला जाता है कि इससे पहले जो भी युवा मतलब सेना में भर्ती हुए थे, जितना भी प्रक्रिया क्लियर था, वो तमाम प्रक्रिया को हम रद्द करते हैं। अब जो भी आएंगे सेना में वो अग्निवीर के तहत आएंगे। तो मेरा सवाल आप सभी भाइयों से है, जो भी भाई इस वीडियो को देख रहा है, इसमें हमारा क्या कसूर था? इतना मेहनत करने के बाद, इतना सब कुछ करने के बाद, 7-8 साल मेहनत करने के बाद, एक सपना को संजो के 7-8 साल रखे, और एक कदम दूर थे अपने वर्दी से, सरकार उस सपने को कुचल दी बिना सोचे समझे। मतलब मैं बोला हूँ, मेरा मतलब क्या ही बताऊं, मेरा मतलब रुआ खड़ा हो जा रहा है। मैं बता नहीं पा रहा हूँ आप लोगों को। इतना ज्यादा कष्ट के बाद, मेहनत के बाद हम उस मतलब एक कदम दूर थे वर्दी से, सब कुछ होने के बावजूद भी सरकार हमारे सपनों को कुचल दिया। तो वो ये कहानी हम युवाओं की है। जब हमारा भर्ती कैंसिल हुआ, रद्द हुआ, उसके बाद में ना हम अपने आप को संभाल पा रहे थे, ना अपने परिवार को संभाल पा रहे थे। इसमें ऐसा था ना, कुछ ऐसे साथी थे जिनकी बहन की शादी थी, बहन की शादी के लिए पैसे जमा कर रखे थे, उस पैसे को अपने पढ़ाई में लगा दिया। 2 साल जब पोस्टपोन चलता रहा, उस बीच सारे लड़के मतलब उम्मीद लगाए बैठ, सबको तो लग रहा था कि अब हो जाएगा। तो वो कहीं ना कहीं अपने सारे पैसे इस भर्ती के चक्कर में लगा दिए थे। किसी ने कर्ज ले रखा था, किसी ने अपने माँ के गहना गिरवी रख के इसमें सारा पैसा लगा दिया था। जब ये भर्ती साथियों कैंसिल हुआ, उसके बाद में कुछ लड़के, कुछ हमारे साथी, कुछ हमारे भाई, वो अपने आप को जिस ग्राउंड में दौड़े थे, जिस फील्ड में दौड़े थे, उसी फील्ड में अपने आप को खत्म कर लिए, यानी आत्महत्या कर ली। साथियों, किसी का भी सपना टूटता है, किसी का भी सपना टूटता है, तो सपना टूटने के बाद में जीना मरना उसको कुछ दिखाई नहीं देता। उसको बस ये दिखाई देता है कि हम मतलब अपने सपने को क्यों नहीं हासिल कर पाए। तो दर्द अपने आप के अंदर झेल नहीं पाता है, प्रेशर झेल नहीं पाता है, जिस वजह से हमारे 64 से 65 अभ्यर्थी साथी आत्महत्या कर लेते हैं। और सबसे दुख की बात यह है साथियों कि देश की चौथी स्तंभ मीडिया
इस मैटर को मीडिया एक बार भी किसी भी चैनल पे नहीं उठाती। उसके बाद में लड़के प्रोटेस्ट भी करते हैं, उस समय प्रोटेस्ट का भी कोई फायदा नहीं होता है। सरकार आश्वासन देती है जिससे कि हम सोचेंगे, लेकिन उनके आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिलता है। अब युवा लगातार प्रेशर लेके किसी और चीज़ की तैयारी, आप खुद सोचिए, आप लोग बताइए कि अगर आप मतलब चिकन वगैरह नहीं खाते हैं, आप प्योर मतलब वेजिटेरियन है, आपको ज़बरदस्ती चिकन खिलाएगा कोई, आप खा पाएंगे? नहीं होगा, नहीं खा पाएंगे। या आप किसी मतलब समझिए कि आप टीचर की तैयारी कर रहे हैं, आपका शरीर भी मतलब हेल्दी है, अगर आप हो पाएगा नहीं हो पाएगा। साथियों, इतना ही पढ़ाई किए थे और इतना मेहनत किए थे कि हमारा फौज में सिलेक्शन हो गया, इससे ज़्यादा मतलब नहीं सोचे थे यार, मेहनत भी नहीं। और एकाएक हमें बोला गया कि आप इसमें क्या कर सकते थे? हमारे पास कोई विकल्प ही नहीं है। हम लगातार बीजेपी के कार्यालय में गुहार लगाया, रक्षा मंत्री जी से, मोदी जी के पास, सभी के पास हम लोगों ने गुहार लगा के देखी है, कोई हमें मतलब इसका फायदा नहीं मिला। विपक्ष के पास भी गया, विपक्ष थोड़ी बहुत आवाज़ उठाई और विपक्ष साथ भी दिया, लेकिन आप लोग खुद देखिए, इसमें हम 4 साल से लगातार कभी जंतर मंतर ना दे रहे, ना रहने का ठिकाना, ना खाने का, ना पीने का, ना हम किसी भी तरह अपने आप को मजबूर करके घर से गाली सुनते हैं, माँ बाप भी कहते हैं तुम हो गई कोई काम करने, और हमारे अंदर हमारे दिल दिमाग में बैठा होता है कि हम कैसे पहुँच की वर्दी लेंगे। साथियों, जिस समय भर्ती रद्द हुआ उसके बाद में जंतर मंतर पे भी हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया, प्रोटेस्ट में लड़के दूर दूर से पूरे भारत के लड़के। आपको पता ही है कि इस उम्र में लड़कों के पास पैसे का कोई इनकम नहीं होता है, कोई स्रोत नहीं होता है, इधर उधर से पैसे लेके किसी के पास है या किसी के पास नहीं है, जैसे तैसे लड़के ट्रेड करके प्रोटेस्ट के लिए जंतर मंतर निकलते हैं। और जनरल बोगी में बैठ के किस तरह से पूरे रात पूरे दिन खड़ा होकर लड़का यहाँ पहुँचता है, उचास उम्मीद को लेके कि हम जंतर मंतर पे जा रहे हैं, प्रोटेस्ट करेंगे, सरकार हमारी बात सुनेगी। और सरकार इतनी तानाशाही है कि इन बच्चों के बारे में एक बार भी सोचती समझती नहीं है। लड़के आके यहाँ चिल्ला के गिड़गिड़ा के चले जाते हैं, कोई फायदा नहीं। बताइए, आज सोच रहे हैं कि हम स्वतंत्र हैं, लेकिन अगर हम आप लोगों से सवाल है, अगर हम स्वतंत्र होते, अगर सच में अगर अपना देश आज़ाद होता तो आज हमारे साथ इतना गलत नहीं होता। हम भी देश के बच्चे हैं, हम भी इसी देश के हैं और हमारा हक, हमारा अधिकार छीना गया है। आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है, जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ आप लोग इस लड़ाई में हमारा साथ दीजिए। हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचा, कुछ नहीं बचा, हमारे पास एक ही विकल्प है, मजबूरी अगर हम करते हैं हमारा सपना छीना गया है, हमारा अधिकार हम छीना गया है। जो भी भाई इस वीडियो को देख रहा है, दिल से रिक्वेस्ट है, आप लोग प्लीज़ हमारी इस लड़ाई में हमारा साथ दीजिए। देखो किस तरह से आज हम गदर की ठोकरें खा रहे हैं, एसएससी वाले भाई ठोकरें खा रहे हैं, यूपीएससी बीपीएससी वाले भाई खा रहे हैं, नेट वाले खा रहे हैं। मतलब ये सरकार हर अभ्यर्थियों के साथ ये छल कर रही है, कपट कर रही है, रोजगार एकदम देना ही नहीं चाह रही है। तो मेरा रिक्वेस्ट आप लोगों से, प्लीज आप लोग साथ दीजिए, नहीं तो अगली बारी आपकी भी होगी, आप लोग भी जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट जिस दिन आपके साथ होगा आप लोग करने आओगे। आप लोगों से दिल से रिक्वेस्ट है, प्लीज हम लोग इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि सभी युवा साथी के पास जाए। और उन माताओं बहनों से भी रिक्वेस्ट है जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ आप लोग भी इसमें हमारा कंधा से कंधा, कदम से कदम मिलाकर साथ दीजिए। नहीं तो आज हम जिस तरह से गदर की ठोकरें खा रहे हैं, भटक रहे हैं, आपके भी बच्चों के साथ हो सकता है, आपके साथ नहीं हो सकता। और इस कहानी में कुछ छुटा हुआ जो मैं आप सभी को बोल के इस वीडियो को खत्म करूँगा। मतलब आज अगर भर्ती हो गई होती हमारी 4 साल हो गया, 4 साल में लगभग 50 महीने में 40,000 रुपये अगर हमारी सैलरी होती, लगभग 20 लाख हमारे अकाउंट में होता, हमारे परिवार की स्थिति, हमारा स्टेटस सही हो गया होता, हमारा मान सम्मान बढ़ गया होता, बहुत सारे साथियों की शादी हो गया होता, जिन साथियों का भर्ती क्लियर होने के बाद में शादी की शादी हो गया होता और एक कुशल परिवार अच्छे से फैमिली अपने जीवन को भरण पालन कर रहे हैं। लेकिन आज क्या है, हमारे पास ना नौकरी, हम भटक रहे हैं, कोई छूने को तैयार नहीं। तो इन 4
4 साल में हमारा स्टेटस बहुत अच्छा हो गया होता, हम अपने परिवार की स्थिति सुधार लेंगे, कहीं न कहीं देश की सेवा कर रहे होते, किसी जगह ड्यूटी दे रहे होते। लेकिन आज हम लोग उधर हैं, कोई सुनने को तैयार नहीं। अब इसको हम तानाशाही नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? आप सभी ज़रूर जवाब दीजिए। आप मतलब खुद सोचिए कि एक युवा के साथ इतना ज़्यादा अत्याचार, इतना ज़्यादा कोई आगे नहीं बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, कोई बगावत करेगा। अपने बचा लीजिए, अपने भविष्य को बचा लीजिए। मोदी जी से भी रिक्वेस्ट है, दिल से आज रिक्वेस्ट है मोदी जी, प्लीज भर्ती भी करा दीजिए। अगर ये भर्ती नहीं होगी तो ये 1.5 लाख जिंदा लाश पड़े हुए हैं। ये 1.5 लाख बच्चे आज भी उसी उम्मीद में बैठे हैं कि कब हमारी भर्ती होगी। भर्ती की आस कर आज मेरे कुछ साथी भाई हैं जो हमारे साथ के ही हैं, ये भी पेंडिंग भर्ती से पीड़ित हैं। आपको भी अगर कुछ कहना है तो 2-4 शब्द आपको कह सकते हैं। पोस्ट वाले भाई उनसे भी कलर पूछ सकते हैं। मेरा नाम वीरभद्र सिंह है। मैंने भारतीय एयरफोर्स का 2019 से 2022 में टिकट किया। हमने तमाम प्रक्रिया को पास किया जब नोटिफिकेशन पे जाता है जाती भर्ती में, जैसे में रिटर्न हो गया, फिजिकल हो गया, एयरफोर्स में इंटरव्यू वगैरह होता है, मेडिकल होता है, तमाम प्रक्रिया को मैंने पास किया था। 31 मई 2021 को मेरा लिस्ट भी आता है, प्रोविजनल सिलेक्टेड लिस्ट, उसमें मेरा नाम होता है। और मैंने दोनों X और Y दोनों सिलेक्ट किया था। मेरा दोनों में रैंक बहुत बढ़िया था। तो मेरा ज्वाइनिंग से रोका गया। मेरा मतलब कुछ नहीं था कि हम कहीं से आउट हुए। थोड़ी प्रक्रिया को पास करने के बाद 22 जून 2022 को अग्नि योजना आती है, हमारी भर्ती को रद्द कर देती है। लेकिन हमें उससे क्या मतलब है? हमने पूरी प्रक्रिया को पास किया, हमारा ज्वाइनिंग चाहिए था। ये सरकार हम लोगों के साथ ऐसा व्यवहार किया ना कि हम लोग जो भी साथ कर एयरपोर्ट पे लड़के थे, कहीं कहीं लोग इस घटना को देखकर सुनकर सुसाइड कर दिए। हमारे बीच का साथी 79 ऐसे कैंडिडेट थे सुसाइड कर दिए, जिस करोड़ को दौड़ करोड़ का फांसी मतलब कि सुसाइड कर लिया। ये कौन दोषी है? ये सरकार दोषी है। ये सरकार अभी भी हम युवाओं को सही होगा। और बहुत सारे दुख हैं। मेरा आप सभी साथियों से निवेदन है, साथियों, जिस ओर जमानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। जिस ओर जमानी चलेगी उसी ओर ये जमाना चलेगा। आपको अपने अधिकार के लिए 8 तारीख को ये लड़ाई हम सभी की है, मेरे अकेले की नहीं, आप सभी की लड़ाई है। अपने माँ बाप को सपने के बारे में सोचिए, जो माँ बाप आपके लिए अपना पसीना अपना खून बहाया। तो माँ एक बार कहने पे 2 बजे सुबह में रोटी बना के आपके लिए बिना सोचे समझे की रोटी की, अपना पेट काट के आपके लिए वो तमाम चीज़ पूरा की, वो तमाम व्यवस्था आपके लिए पूरा की जिसकी आपको जरूरत है। आप अपने बाप के, अपने पिताजी के सपनों के बारे में सोचिए, सासों के बारे में सोचिए। जो सरकार जिस दिन भर्ती रद्द किया उस दिन आपके माँ, आपके बाप के, पिताजी के आँख से आंसू आया, उसके बारे में सोचिए। और साथियों, अगर इस लड़ाई में अगर आप नहीं आते हैं तो आपसे बड़ा बुज़दिल, आपसे बड़ा कायर कोई नहीं होता है, क्योंकि ये मान सम्मान की लड़ाई है, आपके अधिकार की लड़ाई है, आपके हक की लड़ाई है। अगर आप अपने हक और अधिकार की लड़ाई में नहीं आते हो तो आपसे बड़ा बुज़दिल, आपसे बड़ा कायर इस दुनिया में कोई नहीं होगा। लड़ना होगा, अगर नहीं लड़ोगे तो साथियों कुछ नहीं मिलने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। हो सकता है आगे भी आपके साथ ये सरकार कुछ गलत करे, तो आपके पास कुछ नहीं, उस समय भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे अगर इस समय आप कुछ नहीं कर पाते हो। मेरा लास्ट आप सभी से रिक्वेस्ट है, जितना ज़्यादा हो सके उतना संख्या में 8 तारीख को पहुंचिए। ये आपकी लड़ाई है, आपके हक और अधिकार की लड़ाई। आपको खुद से लड़ना होगा, आपको खुद से आवाज़ उठाना होगा। कोई नहीं आपका साथ देने आएगा, कोई भी लीडर, कोई भी पार्टी आपका तभी साथ देगा जब आप पूरी मजबूती के साथ खड़ा रहोगे, तब कोई साथ देगा। और ये आपकी लड़ाई है, मैं फिर से कह रहा हूँ। जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों में, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। इनकलाब का नारा गूंजना चाहिए उस दिन जंतर मंतर। आप सभी से मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी जरूर आएंगे। जय हिंद, जय भारत।